सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय इतिहास जो कि समान अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक बतला रहा हूं। प्रायः इससे प्रश्न रहता है, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनके बारे में। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल भारत में राजा के रूप में, शासक के रूप में 1206 से 1210 रहा था। हालांकि ये इससे पूर्व से रह रहा था। मोहम्मद गोरी का बेहद ही वफादार ये सेनापति हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था। और ये 1192 में तराइन की युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। उसी समय से ये उस युद्ध में भी शामिल था। और मोहम्मद गोरी का इतना ज्यादा ये विश्वास पात्र था तो उसने भारत के अधिकांश हिस्से का देखरेख करने के लिए इसको छोड़ रखा था, क्योंकि मोहम्मद गोरी लौट गया था इस युद्ध के बाद। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। कुछ पुस्तक में ममलूक वंश भी लिखा रहता है। दोनों वंश का यदि संस्थापक पूछे, गुलाम वंश का संस्थापक तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक, ममलूक वंश का संस्थापक तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता कौन थे। इसके बारे में इतिहासकार भ्रमित हैं, नहीं जानकारी। कुछ तो ये कहते हैं कि इस संभवतः बचपन में ही अनाथ हो गया था और एक मौलवी ने इसको खरीद लिया। उस मौलवी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये मौलवी इसको ले आया और जब वो मौलवी कुरान पढ़ता था तो ये बड़ा ही प्रतिभाशाली बच्चा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान सुनते सुनते सीख लिया और बड़ा ही अच्छा सस्वर पाठ किया करता था, गीत गा करके कुरान पढ़ता था। इस कारण से इसको कई जगह इतिहास की किताब में इसको कुरान खाकी की उपाधि दी गई। लोग इसके कुरान को सुन करके प्रभावित हो जाते थे। इसके बाद वो कह सकते हैं कि काजी था। उसने क्या किया कि मोहम्मद गोरी को खुश करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उपहार के रूप में दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक बेहद ही प्रतिभाशाली बालक, वो मोहम्मद गोरी के यहाँ जाते ही अपने प्रतिभा का परिचय कराने लगा। बहुत ईमानदार था, घुड़सवार भी अच्छा बन गया, अचूक तीरंदाज बन गया और उसके बाद लड़ाई में इसके साथ शामिल होने लगा। लड़ाई का एक से एक अभियान का ये नेतृत्व करने लगा और ईमानदारी पर तो इस पर प्रश्न चिन्ह थी ही नहीं। जल्दी ही मोहम्मद गोरी का ये विश्वास पात्र बन गया। इतना बड़ा विश्वास पात्र बन गया कि मोहम्मद गोरी इस पर आंख मूंद करके भरोसा करने लगा। इसके बाद अपने योग्यता के कारण मोहम्मद गोरी ने इसको आमीर ए आठवो अश्वशाला का प्रधान बना दिया, जो बहुत बड़ा पद था। एक बालक जिसका हम कह सकते कि अनाथ बालक, और वो इस ऊंचाई तक पहुंच जाए, ये सामान्य बात नहीं थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। ये भारत का पूर्व से ही देखरेख करने के लिए सूबेदार के रूप में नियुक्त था। तो उस समय ऐसा हुआ कि दो क्षेत्रों को छोड़ करके, सिंध और मुल्तान क्षेत्र को छोड़ करके, बाकी सारे क्षेत्रों पर इसका स्वतः अधिकार हो गया। क्योंकि मोहम्मद गोरी का कहा जाता है कि अगला पीढ़ी का कोई वंशज संभवतः था नहीं, या था भी तो अयोग्य हो सकता है। तो इसके अधिकार क्षेत्र में सियालकोट, लाहौर, दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनऊ, ये सारा क्षेत्र हम कह सकते हैं कि भारत का ये सारा क्षेत्र, उसमें तो पाकिस्तान भी भारत में सम्मिलित था, ये सारा क्षेत्र इसके अधीन आ गया। उत्तर भारत सारा क्षेत्र इसके अधीन आ गया। इसमें बिहार भी आता है, बंगाल भी आता है, ये सारा क्षेत्र इसके अधीन आ गया। मात्र दो क्षेत्र को छोड़ करके, एक सिंध और मुल्तान। यहां पर दूसरा सरदार कार्यरत था, पूर्व से वहां था। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा, चूंकि अभी गद्दी पर बैठने के साथ इसको उत्तराधिकार अनडिस्प्यूटेड नहीं मान लिया गया, क्योंकि कुछ और भी सूबेदार थे, कुछ और भी सरदार थे, वो भी अधिकार हक जताने लगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिमाग का बहुत तेज था। इसने कहा कि यहां पर यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम अपने शासन को खो जाएं और
हमारा क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाए, तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। 3 सरदार इसके कंटेंडर थे। तो पहला ताजुद्दीन यलदौज एक सरदार थे, इससे अपना पुत्री का इसके पुत्री से ये स्वयं विवाह कर लिया। दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा था सरदार, इसका विरोधी था, उससे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने बहन का विवाह कर लिया। तीसरा इल्तुतमिश था, जो कि शुरुआत में दास के रूप में हम कह सकते हैं आया था, लेकिन यह भी इसका कंटेंडर हो गया था। इससे अपनी बेटी का विवाह कर लिया, क्योंकि इसका उम्र कम था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसे शासक बनने का मौका भी मिला है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा, तो एक तो था मोहम्मद गोरी का बहुत वफादार था, इसलिए इसने मोहम्मद गोरी के प्रति भक्ति भाव को रखते हुए ये न ही अपने नाम से सिक्का चलवाया, न ही खुतबा पढ़वाया, और इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ये अपने शासन को आगे बढ़ाया। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला अगला शासक वो आवेगा, वो है इल्तुतमिश। हालांकि बीच में कुछ दिन के लिए आराम से आ रहा था, जो कि आपको अगले टॉपिक में बतलाया जाएगा। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। लाहौर यहाँ से सटा हुआ पाया, और चूंकि लाहौर पर इसकी पकड़ अच्छी थी, और हम जानते हैं मोहम्मद गोरी ये गजनी के छोटे से प्रांत गौर वंश का शासक हुआ करता था, तो ये लाहौर में चला आया इसलिए कि इसे डर ये लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई दूसरा सूबेदार हम कोई षड्यंत्र न कर दे, और लाहौर से लगभग भारत की संपूर्ण स्थिति जहां पर उसका नियंत्रण था, उसको वो आसानी से देख सकता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही उदार दिल का व्यक्ति था, दान बहुत ज्यादा देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया। एक इतिहासकार या हम कह सकते हैं हसन निजामी इसको द्वितीय हातिम की भी संज्ञा दिया, क्योंकि हातिम भी दान देने में विख्यात था, तो इसको दूसरा हातिम कहा गया। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो हम उसको कह दे कि दूसरा तेंदुलकर है, बैट्समैन भारत का। उसी तरह से हसन निजामी ने इसको द्वितीय हातिम कहा। हालांकि इसका भारत में कार्यकाल कम रहा, लेकिन फिर भी इसने कला और शिल्प पर भी ध्यान दिया। खास करके शिल्प में क्या, तो कुवत इस्लाम का मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये दोनों कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कृति जिसको इसने बनवाना शुरू ही किया था, वो था दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में इसने बनवाया अपने गुरु के याद में। उसके गुरु शेख बख्तियार काकी थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कभी ये बोले थे कि तुम भले आज छोटे ओहदे पर हो, एक दास के रूप में आए हो, लेकिन एक दिन तुम बड़े साम्राज्य का शासक बनोगे, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन संयोग देखिए, ये बात सत्य सिद्ध हुई। इन्हीं के यादों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया। दुर्भाग्य देखिए कि मात्र 1 मंजिल ही बना पाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो इस कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मात्र 1 मंजिल बनवाया था। इल्तुतमिश इसके बाकी के 3 मंजिल को बनवाया। इसका दामाद ही था, अपने ससुर की बनाई हुई कृति को पूरा करने का उस पर उत्तरदायित्व भी था। ऐसा हुआ कि कालांतर में आंधी तूफान से इसका 1 मंजिल टूट गया। तो इल्तुतमिश के बनाने के बाद कुल 4 मंजिल था। 1 मंजिल टूटने के बाद फिर ये 3 मंजिल का रह गया। तो फिरोज तुगलक इसके ऊपर 4था और 5वां मंजिल बना दिया। और इसको जो बनाया गया था, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसलिए अभी भी यदि दिल्ली जाने का मौका मिले और कुतुब मीनार को देखते हैं, तो दूर से ही इसका लाल रंग दिखाई पड़ता है। उसमें कुरान की आयत, इसके बाद फूल बेल की नक्काशी, ये भी उपकृत की गई। लेकिन इतना अच्छा योग शासक, जो बहुत ही पराक्रमी था, कुशल तीरंदाज था और ईमानदार था, जनता की भलाई के भी बारे में सोचता था, लेकिन मात्र 4 वर्ष के ही बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई।
चौगान जिस तरह से हम कह सकते हैं पोलो की तरह खेल प्राचीन काल में हुआ करता था, पूर्व के काल में हुआ करता था। घोड़ा पर एक डंडा रख करके गेंद को लुढ़काना पड़ता था, उसको आप मान लीजिए कि एक गोल पोस्ट में उसको भेजना पड़ता था। संयोग ऐसा देखिए, अव्वल दर्जे का घुड़सवार, लेकिन जब आपकी मुकद्दर खराब होगी तो अव्वल दर्जे का भी कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में उसके साथ भी दुर्घटना होती है। घोड़ा काफी तेज गति से दौड़ रहा था, एक हाथ में लगाम, एक हाथ में डंडा, ताकि गेंद को वो बढ़ा सके। संयोग देखिए, जो घोड़ा तीव्र गति के बाद अचानक घोड़ा रुक गया। एक हाथ में चूंकि इसके डंडा था, एक हाथ में लगाम था, बैलेंस बन नहीं पाया, ये फिका करके नीचे गिर गया। संभवतः या तो उसका सिर ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी। ऐसा अंदेशा के रूप में मैं आपको बतला रहा हूं, क्योंकि गंभीर चोट हुई और इस चोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 4 वर्ष में ही रह पाया। और 4 वर्ष का शासनकाल बहुत अच्छा शासनकाल था, लेकिन 4 वर्ष ही उसे शासन करने का मौका मिला। तो इसी तरह से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में ही मिलूंगा।